कि भाई पोलिंग के दिन जितना आंकड़ा बताया गया या उससे अगले दिन और बाद में जो टैली बताई गई उसमें तो 1,07,00,000 वोटों का इजाफा हो गया है। 1,07,00,000 ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। 1,07,00,000 का इजाफा कन्वर्ट हो जाता है हर सीट पर 28,000 वोट और बढ़े। अब बढ़े या गिनती बाद में बताई गई, इस सवाल पर भी आते हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त एसएम खान। दोस्तों, कांग्रेस ने यहां इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप है वोटों में हेराफेरी का। और दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 1,07,00,000 वोट बढ़ा दिए गए हैं। जो रियल वोटिंग का आंकड़ा है उस आंकड़े से इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में 1,07,00,000 का डिफरेंस है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब ये आंकड़े कैसे बढ़े हैं, इसको संदीप चौधरी ने अपनी वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया है। दोस्तों, ये संदीप चौधरी की 10 मिनट की आप वीडियो देखिए और वीडियो ध्यान से देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से संदीप चौधरी जी ने ये समझाया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के आंकड़े और रियल आंकड़े में डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं संदीप चौधरी की वीडियो। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात सीधी करने वाला हूं। मतदान की बात, वोटर टर्नआउट और उसके जो आंकड़े जारी किए जाते हैं। भाई, मतदान कितना हुआ उससे एक आकलन होता है कि किसकी लहर चल रही है। सुस्त है मतदान, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है मतदाता, यानी कि आप, यानी जनता जनार्दन। कहां कम कहां ज्यादा, उसी से आकलन लगता है कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल कहां मजबूत है और कहां कमजोर होने की आशंका भी जाहिर की जा सकती है। और पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद ही जो आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए तो लगा ये तो बहुत ही सुस्त मतदान है, पर उन आंकड़ों में इजाफा हुआ बाद में और इस पर एक सियासी घमासान हुआ था। कांग्रेस ने, समूचे विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि भाई 11 दिन बाद आंकड़े क्यों जारी किए जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के आंकड़े, मुकम्मल आंकड़े, और वो भी अपने आप में अभी फाइनल नहीं है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं क्यों वो आखिरी आंकड़ा नहीं है। 11 दिन बाद, दूसरे चरण के 4-5 दिन बाद आंकड़े जारी हुए। घमासान मचा था, फिर बात शांत हो गई और ताल ठोकने का मौसम भी आया। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा इस बात की हो रही है, एनडीए 400 पार, तो अब इंडिया कहने लगा है हम भी 350 पार। दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं वोटर टर्नआउट को लेकर। अब वो आंकड़ा भी लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई पोलिंग के दिन जितना आंकड़ा बताया गया या उससे अगले दिन और बाद में जो टैली बताई गई उसमें तो 1,07,00,000 वोटों का इजाफा हो गया है। 1,07,00,000 ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। और ये सिर्फ 4 चरणों तक की ही बात है। 4 चरणों में आपको पता ही है 379 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक तो सूरत में निर्विरोध हो गया, तो दरअसल चुनाव 378 सीटों पर हुआ था। 1,07,00,000 का इजाफा कन्वर्ट हो जाता है हर सीट पर 28,000 वोट और बढ़े। अब बढ़े या गिनती बाद में बताई गई, इस सवाल पर भी आते हैं। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि आज की तारीख में भारत के कुल मतदाताओं की संख्या 96,80,00,000, 97 करोड़ के करीब। 2019 में यह आंकड़ा 91,20,00,000 का था। तो आंकड़ा बड़ा है, 5,60,00,000 नए वोटर्स जुड़े हैं। तो मतदान कम भी होगा और जो होता दिखा पहले 4 चरणों में
2024 के चुनाव में, तब भी जितने वोटरों ने अपने मत का इजहार किया, यानी कि ईवीएम का बटन दबाया, उनकी संख्या बढ़ गई है। यहां कुछ चीजें बिल्कुल मैं साफ ब्लैक एंड व्हाइट में आपसे चर्चा करने वाला हूं। पर इस समय विपक्ष कह रहा है कि 1,07,00,000 तो इन्होंने बाद में बताया, और ये 28,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी हर लोकसभा क्षेत्र का एक औसत बनता है। अब हुआ क्या था, इसको दोबारा से रिकॉल और रिकलेक्ट करने की जरूरत हो जाती है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और इसमें 7:55 पर 19 तारीख को, शाम की बात कर रहा हूं, मेरा कार्यक्रम तब खत्म ही हो रहा था, 60% मतदान बताया गया। और फिर 30 अप्रैल को 11 दिन बाद ये आंकड़ा बढ़कर 66% से ऊपर हो गया, 66.14%, 6% का जंप, और 11 दिन बाद बताया गया। और कुल मिलाकर ये लगभग 3.5% कम हुआ 2019 के मुकाबले का मतदान, उससे तुलना करें तो। 26 अप्रैल को हमें बताया गया रात के 9 बजे कि मतदान हुआ है 7.96%, यानी कि 61%। लेकिन 30 अप्रैल को 4 दिन बाद यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 66.71%, यानी कि लगभग 6% का इजाफा। तीसरे चरण 7 मई को जो हुआ, 8:19 पर, मैं ईसीआई की वेबसाइट से ये आंकड़े उठा रहा हूं, हमारी रिसर्च टीम ने काफी तहकीकात की है, 61.45% का मतदान बताया गया। फिर 7 मई 11:52, आधी रात, ये आंकड़ा हो गया 64.4%। अगले दिन इसे बढ़ाकर बताया गया 65.68, और इसकी तस्दीक फिर 11 मई को 3:44 पर दोपहर में कर दिया गया, 65.68%। यहां भी 4.5%, 4.25% का इजाफा हुआ। और चौथा चरण 13 मई को हुआ, 13 मई को 8:43 पर यह आंकड़ा 62.84% बताया गया। और आधी रात 11:54 पर 67.25%। और फिर 4 दिन बाद यह आंकड़ा 2% और बढ़ गया, 69.16%। अब सवाल तो तब भी उठे, भाई 11 दिन क्यों लग जाते हैं, 4 दिन क्यों लग जाते हैं? यहां आपको बता दूं कि एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ है, उसने याचिका डाल रखी है। पिछले शुक्रवार सुनवाई भी हुई और अब 2 दिन बाद फिर सुनवाई होनी है, यानी कि आने वाले शुक्रवार, कि भाई 48 घंटे में आंकड़ा क्यों नहीं बता दिया जाता कि कितने लोगों ने वोट डाली। ये बाद में कुछ खेल तो नहीं हो रहा है पीछे, अब इस पर फैसला आएगा। अब फैसला आ भी जाए, 48 घंटे की एक समय सीमा लक्ष्मण रेखा बांध भी दे सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो छठा चरण भी होता दिखाई दे रहा होगा। 24 को सुनवाई है, 25 को छठे चरण का मतदान भी है, तो 2 ही चरण, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में वो आंकड़ा सामने आएगा। इतना असमंजस, इतनी कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये सवाल मैंने 30 अप्रैल को भी और 1 मई को भी पूछे थे। जब भाई आप 8-10 घंटे में पूरे देश के नतीजे घोषित कर देते हैं, और यहां तो सिर्फ ये बताना है कि कितने लोगों ने वोट डाला, 8 से 10 घंटे में आप ये बता देते हैं ना सिर्फ कितने लोगों ने वोट डाला था, किसको कितना डाला, बीजेपी को कितना गया, कांग्रेस को कितना गया, निर्दलीय को कितना गया, वो पूरा आंकड़ा दे देते हैं। वो तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है। तो यहां पर इतना वक्त क्यों लगता है? चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई आई है। कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, दूर दराज के हमारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, हमारे अलग अलग उसमें फॉर्म्स होते हैं, उनको हम टैली करते हैं,
तो इसमें वक्त लग सकता है। P1 होता है, P2 होता है और फॉर्म 17 भी होता है। वो हर राजनीतिक दल के पोलिंग एजेंट के पास वो जानकारी होती है, हम उसके साथ क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। और 2019 का भी हवाला दिया गया कि भाई चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, सरकार बन गई थी, तब भी प्रोविजनल फिगर्स ही हमारे सामने थे। जैसा अभी भी कह रहा है चुनाव आयोग कि जो हमने आंकड़े दिए हैं इसमें पोस्टल बैलेट्स तो जारी किए नहीं है, जोड़े नहीं है, मतलब तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। पर सवाल समय का है। सवाल है फाइनल फिगर और रियल टाइम डेटा में इतना फर्क क्यों आ रहा है। ये 1 करोड़ से ज्यादा का अंतर, ये तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इतना बड़ा अंतर क्यों है? चुनाव आयोग जवाब तो दे रहा है, सामने क्यों नहीं आ रहा। इस बार तो 16 मार्च को जब चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया था, 1.25 घंटे लगातार बोलते रहे थे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी, ये सबसे लंबे चुनाव भी हैं, वो बात अलग है। तो भाई सवालों के आकर जवाब दे दीजिए। सवाल निष्पक्षता का है, सवाल पारदर्शिता का है, सवाल लोकतंत्र का है और चुनाव आयोग की साख का भी है। पर क्या विपक्ष अब हार मुंह बाए खड़ी है इसे देखकर खिसिया भी रहा है क्या कि ये सवाल फिर से उठाए जा रहे हैं? और इन सवालों में बात एक और दिलचस्प आ रही है। वो दिलचस्प बात क्या है कि जहां जहां जी बीजेपी दिक्कत में है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता ज्यादा दिखाई दिया। अब इसमें मैं एसबीआई रिसर्च के कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। यहां भी ध्यान से सुनिएगा। एक भेद करने की जरूरत है। कर्नाटक में 35.5 लाख वोटों का इजाफा हुआ है 2019 के मुकाबले। चौथे चरण तक की बात है ये भी ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में ये 32 लाख है, 31,90,000। महाराष्ट्र 20 लाख का आंकड़ा है। आंध्र प्रदेश 19.5 लाख का आंकड़ा है। और इसमें कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इसे तो स्विंग स्टेट हम लगातार मान रहे हैं कि सत्ता का झूला किस तरफ झूलेगा ये बताएंगे। अब कांग्रेस कह रही है देखिए यहां पर खेल किया जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। पर इसका पलट सवाल भी है, अरे यहां पर तो आपकी सरकार है, आप तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों ना माने, नाराजगी क्यों ना माने, आप ही का वोटर बढ़ चढ़कर आगे दे रहा हो वोट। आप ये क्यों माने बैठे हैं कि जो इजाफा हुआ है वो बीजेपी के वोटर ही होंगे। ये पलटकर भी सवाल है। पर एक रायता फैला हुआ है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? ये जो सवाल उठाए हैं, जयराम रमेश ने सवाल उठाए, पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं फाइनल डेटा में देरी से लग रहा है कि रिजल्ट में हेर फेर की कोशिश हुई है। सीधा कह रहे हैं। कमलनाथ भी बोल रहे हैं, मैं कुछ बयान भी आपको सुनवाने वाला हूं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दिल्ली और लखनऊ के शहजादे 4 जून को ईवीएम पर चीखरा फोड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी और कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है। तो सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या बोला और कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, उस पर नजर। चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, तो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। फिर एक बार ये फॉक फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। अब आप मुझे बताइए, पूरा
चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? अब सवाल इसमें यह भी आ जाता है, बीजेपी 400 पार कह रही है कि एनडीए जीतने वाला है, विपक्ष भी 350 पार कह रहा है, तो 350 पार कह रहा है तो फिर ये वोटर टर्नआउट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, या ये सवाल क्या दरअसल वाजिब हैं और इनके जवाब मिलने चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र में? ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल क्या है, चुनावी पारा चढ़ा, 1 करोड़ वोट किसका बढ़ा, और आरोप सच या फसाना, विपक्ष बनाए हार का बहाना।